नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। प्रचंड लू वाले अधिकतर क्षेत्रों में सोमवार से छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। लू से तप रहे इन स्कूलों में कल छात्रों का स्कूल में आखिरी दिन होगा, क्योंकि रविवार को सरकारी अवकाश है और 1 जून से हिमाचल प्रदेश में समर वेकेशन का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की समर वेकेशन को लेकर पिछले साल जारी हुई नोटिफिकेशन इस वर्ष भी यथावत जारी रहेगी और इस बारे में शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत ऊना जिला में सभी स्कूल 1 से 30 जून तक बंद रहेंगे, क्योंकि इन स्कूलों में 1 से 30 जून तक समर वेकेशन रहेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सब डिवीजन नालागढ़, फतेहपुर, नगरोटा, सूरियां, इंदौरा, पामटा साहिब, काला अम्ब में भी 1 से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। इसी तरह से प्रदेश के अन्य सभी स्कूलों में 1 से 8 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। हालांकि इन समर स्कूलों में 12 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून ब्रेक की छुट्टियां दी जाएंगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय आशीष कोहली ने हिमाचल दस्तक से हुई बातचीत में बताया कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल छुट्टियों का शेड्यूल पिछले साल की तरह यथावत जारी रहेगा। उनका कहना था पिछले साल जो नोटिफिकेशन जारी की है, ये अधिकारियों को कह दिया है कि इसी के अनुसार इस वर्ष भी छुट्टियां होंगी और इसी कारण 1 जून से समर वेकेशन शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कल आखिरी चरण का मतदान और परसों रविवार को वोटों की गिनती होगी। इसके बाद 1 जून को सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ जाएगी, क्योंकि 2 दिन बाद हिमाचल प्रदेश को नया चीफ सेक्रेटरी मिल जाएगा। इसके बाद प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों के डीसी बदले जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करने का फैसला लिया है, जिसमें कई विभागों के सचिव बदले जाएंगे, साथ में निदेशालयों के डायरेक्टर बदले जाएंगे। माना जा रहा है कि सीएम सुक्खू इस बार ज्यादातर हिमाचली अफसरों को जिलों में डीसी बनाकर भेज सकती है। हालांकि जिलों में जाने के लिए कई डायरेक्ट आईएएस अधिकारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि इस जून महीने में, यानी कि जो पहला हफ्ता जून का आएगा, पहले और दूसरे हफ्ते के बीच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी सहित राज्य के 6 जिलों के कम से कम डीसी बदले जाएंगे। ये संख्या 6 से ज्यादा हो सकती है, यानी कि प्रदेश के इतना तय हो चुका है कि 6 जिलों के डीसी बदले जाएंगे। इनकी संख्या में और ज्यादा वृद्धि हो सकती है। कई एसडीएम्स बदले जाएंगे, एडीएम बदले जाएंगे, जिला के पुलिस कप्तान बदले जाएंगे और साथ साथ ये भी तय हुआ कि विभागों के अध्यक्ष बदले जाएंगे। प्रशासनिक सचिवों के विभागों में फेरबदल होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार को नया चीफ सेक्रेटरी भी मिल जाएगा। चूंकि सरकार के पास अब करीब 1.5 साल का वक्त बाकी रहता है। सरकार पूरी तरह से अगले 6 महीने के बाद इलेक्शन मोड में चली जाएगी। इस कारण हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ऐसे जिलों में डीसी भेजना चाहते हैं जो कम से कम हिमाचल की पीड़ा को समझते हो, जानते हो, उन्हें भली भांति महसूस करते हो। राज्य में अधिकतर डीसी, चाहे वो चंबा की बात हो, कांगड़ा की बात हो, मंडी की बात हो या अन्य जिलों की बात हो, अधिकतर डीसी ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 1 से 3.5 साल के बीच हो चुका है। चाहे शिमला की बात हो, सोलन की बात हो, कई डिप्टी कमिश्नर ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 1 से 3.5 वर्ष के बीच हो चुका है। लिहाजा इन डिप्टी कमिश्नर को बदलने की पूरी रूपरेखा तय हो चुकी है और जून के पहले और दूसरे हफ्ते के बीच इनके तबादले कर दिए जाएंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 जून को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। कैबिनेट की यह बैठक नए चीफ सेक्रेटरी की प्रेजेंस मानी जा सकती है। हालांकि इस कैबिनेट की बैठक में रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। साथ में जो कर्मचारियों के कुछ लंबे समय से लड़के इशूज हैं, इस कैबिनेट की बैठक में एड्रेस किए जाएंगे। ये भी डायरेक्शन जारी कर दी गई है। प्रदेश में 16 जून से जनगणना कार्य शुरू हो जाएगा। डायरेक्टर ऑफ सेंसस दीपशिखा शर्मा ने इसे लेकर आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डोर टू डोर जाकर डाटा जुटाने के लिए 16 जून से 15 जुलाई तक ये अभियान चलेगा और इस दौरान हिमाचल प्रदेश की जनता से कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके घर जनगणना के लिए जब अधिकारी आएंगे तो आपसे 33 सवाल पूछेंगे, जिसकी तैयारी आपको रखनी है। दीपशिखा ने बताया कि 8 प्रश्न
घर की स्थिति के बारे में होंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा घर का मकान, आपका मकान कच्चा या पक्का है, फ्लोर मटेरियल क्या है, यानी घर से जुड़ी जानकारी के पहले 8 सवाल होंगे 9 से 16 नंबर के बीच, यानी जो ये बीच के आपसे 7 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें परिवार में कितने सदस्य हैं, मुखिया कौन है, पुरुष है, महिलाएं, कितनी पुरुष कितनी महिलाएं, कितने बच्चे हैं, आपका घर किराए पे दिया हुआ, आपने घर किराए पे लिया या आपका अपना निजी घर है, ये तमाम सवाल आपसे पूछे जाएंगे। घर की छत कैसी है, उसमें मटेरियल किस प्रकार का लगा है, घर में कपल मैरिड कपल कितने हैं या अविवाहित कितने, ये तमाम सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसी कड़ी में 17 से 25 नंबर के बीच जो प्रश्न होंगे वो आपके घर में बिजली, पानी, टॉयलेट, बाथरूम जैसी सुविधाओं से जुड़े सवाल होंगे। 26 से 33 यानी जो चौथा पड़ाव होगा आपसे सवाल पूछने का, उसमें आपसे पूछा जाएगा आपके घर में क्या ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, कार है, जीप है, वैन है, अगर है तो कौन सी है। ये 33 सवाल आपसे जनगणना से जुड़े पूछे जाएंगे। इसके चलते 16 जून के बाद आप तैयार रहिए। कभी भी जनसंख्या को लेकर अधिकारी कर्मचारी आपके घर में आकर नोक कर सकते हैं और आपको ये सभी 33 सवालों के जवाब देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले रिजर्व रखने के मामलों को लेकर होने वाली देरी पर गंभीर चिंता जताई और इससे जुड़े 13 निर्देश देश भर के सभी हाई कोर्ट को जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश से सभी राज्यों कोर्ट को कहा कि किसी भी मामले का फैसला रिजर्व रखने के बाद उसे 3 महीने के भीतर सुना दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो रजिस्ट्रार जनरल मामले को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा जमानत के मामलों पर फैसला उसी दिन सुनाने के आदेश पारित किए गए हैं। आदेशों में यह भी कहा गया है कि अगर जमानत का फैसला सुनाने की बजाय रिजर्व रखा जाता है तो उसे अगले दिन हर हाल में सुना दिया जाए। उधर दहेज उत्पीड़न और महिलाओं की संदिग्ध मौत से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, अदालत ने कहा कि शादी के बाद लड़कियों और उनके परिवारों का अपमान करना ही समाज की एक गंभीर समस्या बन चुकी है और ऐसे मामलों में अब सख्त संदेश और कड़े कदम उठाए जाने जरूरी है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने छत्तीसगढ़ के एक मामले की सुनवाई के दौरान ये तल्ख टिप्पणी प्रस्तुत की। ये मामला वर्ष 2010 का है, जिसमें शादी के 3 साल के भीतर एक महिला की ससुराल में फांसी लगाने से मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि महिला को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा, तंग किया जा रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ शब्दों में कहा कि शादी के बाद किसी भी लड़के या उसके परिवार को बहू और उसके मायके वालों का अपमान करना किसी का अधिकार नहीं है और यह सहने योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लड़के लड़कियों से शादी करते ही क्यों हैं अगर शादी के बाद इस तरह के हालात पैदा करने हो। ये बड़ी तल्ख टिप्पणी है कि आप शादी क्यों करते हैं अगर शादी के बाद आपने दुल्हन को, अपनी पत्नी को या अपने ससुराल वालों को आपने परेशान करना हो, दूसरे घर से लाई गई बेटी के घर वालों को, उसके माता पिता को परेशान करना हो, दहेज प्रताड़ना के लिए उसे टॉर्चर करना हो, तो आप शादी करते ही क्यों हैं। ये तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले पर कहा कि इसमें जवाबदेही तय होना चाहिए वरना ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। कोर्ट ने मौजूदा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से सवाल किया कि यूपीएससी तो आप बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां पर कभी पेपर लीक नहीं हुआ, यानी कि जो देश में सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए जो बड़े स्तर पर यूपीएससी की परीक्षा होती है उसमें आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जो कि कम से कम पूरे देश के 150 करोड़ की आबादी में से लाखों उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वहां तो आज तक पेपर लीक नहीं हुआ। फिर ये बार बार नीट का पेपर क्यों लीक होता, पुलिस भर्ती जैसे पेपर क्यों लीक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा, एनटीए को कहा कि आपको यूपीएससी से सीख लेने की जरूरत है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीट पेपर लीक की जांच पर नजर गड़ाए हुए हैं ताकि कोई चूक ना हो और निकट भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना हो। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुबंध पर तैनात सीनियर रेजिडेंट और
ट्यूटर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी संशोधित स्टाइपेंड देने के आदेश पारित कर दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुबंध नीति और एजेंट डॉक्टर पॉलिसी के तहत नियुक्त चिकित्सकों के बीच केवल भर्ती के स्रोत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, जब सरकार किसी पद के लिए स्टाइपेंड में संशोधन करती है तो उसका लाभ एक समान कार्य व जिम्मेदारियां निभा रहे सभी डॉक्टरों को मिलना चाहिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से 10 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना में कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया था कि संशोधित स्टाइपेंड का लाभ अनुबंध पर कार्यरत डॉक्टरों को नहीं मिलेगा, लिहाजा सरकार को ये लाभ उन्हें हर हाल में देना पड़ेगा। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत सुजानपुर मंडल की ग्राम पंचायत बलेहू में उप प्रधान पद का मुकाबला इतना रोमांचक रहा कि जनता के वोटों के विजेता को तय नहीं कर पाया और आखिरकार फैसला पर्ची प्रणाली से करना पड़ा। बलेहू पंचायत में उप प्रधान पद के लिए राजीव कुमार और बतन सिंह के बीच सीधा मुकाबला था। मतदान के बाद शुरू हुई मतगणना में दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि पहला वोट खुलने से लेकर अंतिम तक दोनों के बराबर वोट थे। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती गई, मुकाबला और भी रोमांचक होता गया। अंतिम दौर की मतगणना पूरी होने पर चुनाव अधिकारियों समेत वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों के एक बराबर 256 वोट यहां पर निकले। इसके बाद पर्ची सिस्टम से राजीव कुमार को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के क्योली पंचायत चुनाव इस बार वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि रिश्तों की सियासत ने भी लोगों को चौंका दिया। क्योली पंचायत के वार्ड नंबर 2 की क्योली 1 में भाभी और ननद की कांटे की टक्कर थी, जिसमें ननद बीना देवी ने भाभी खीरा मनी को 58 मतों से मात दे दी। वार्ड नंबर 4 क्योली 3 में सास रीना ठाकुर ने अपनी बहू लता को 4 वोट से हरा दिया। वहीं वार्ड 5 इसी पंचायत की वार्ड नंबर 5 की क्योली में सास सविता ने बहू बनीता ठाकुर को 33 मतों से पटकनी दे दी। आप देखिए घर में किस प्रकार से प्रधानी को लेकर या वार्ड पंच को लेकर लड़ाई हो रही है। 2 जगह सास जीत रही है, बहू हार रही है, एक जगह ननद भाभी का मुकाबला हो रहा है। ये सिर्फ एक पंचायत की कहानी है, ऐसी कई कहानियां प्रदेश के दूसरे हिस्सों में हुई। अगर आपके पास ऐसी कोई पंचायत की जानकारी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रोचक मुकाबला कहां हुआ, कहां रिश्तों का टकराव हुआ, कौन किस पर भारी हुआ और किसने किसको कितने कम वोट से हराया, ये जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। शिमला में आज सैब कर्मचारी यूनियन ने बर्खास्त किए गए 41 कर्मचारियों की सेवाएं बहाल न होने के विरोध में नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सुबह घरों से कूड़ा उठाने के बाद दोपहर के समय सीटीओ चौक पर जमा हुए कर्मचारियों ने निगम प्रशासन पर मनमानी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महापौर के साथ हुई बैठक के बावजूद बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की सेवाओं को अभी तक बहाल नहीं किया गया है। राज्य चयन आयोग ने जेबीटी भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 13, 14 और 16 जून को होगी। शिमला के भट्टा कुप्पर में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ये मृत व्यक्ति भट्टा कुप्पर स्थित एक भवन में अपनी पत्नी व 1 वर्षीय बच्चे के साथ रहता था। घटना के समय उसकी पत्नी व बच्चा किसी कारण बस घर से बाहर थे। घर वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि वहां पर मृतक फंदे से झूल रहा था, जिसके उपरांत पुलिस को सूचना दी गई। प्रारंभिक जांच के दौरान किसी भी परिजन द्वारा कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया। मौसम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, सिरमौर जिलों में कई स्थानों पर आज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। जिला शिमला के रोडू, सनोथरा, नाबर घाटी व कोटखाई में भारी ओलावृष्टि हुई। मंडी, करसोग के डींग, कथेड़ के साथ सिरमौर के बहाल घाटी में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई। ओलावृष्टि होने से इन क्षेत्रों में सेब को भारी नुकसान हुआ और सब्जियां भी तबाह हो गई। पहाड़ों में बारिश व ओलावृष्टि होने के साथ साथ मैदानी इलाकों के बाद दोपहर के बाद आसमान में बादल घिरने से अचानक पारा नीचे उतरा, जिससे लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत भी मिल गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में बारिश होगी और इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 31 मई को भी हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद मैदानों में मौसम साफ बना रहेगा, मगर पहाड़ों में 4 जून तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहे हिमाचल दस्तक।